हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं खैर मकदम करता हूँ। अभिवादन स्वीकार कीजिए महिपाल सिंह का। तो हमारे जो 2 वीडियो हुए थे, 2 वीडियो हो चुके थे सामाजिक और धर्म सुधार के ऊपर और सॉरी सामाजिक और धर्म सुधार पर 2 वीडियो हमारे हो चुके थे। अब जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है 1857 की क्रांति का। तो साथियों 1857 की क्रांति जो भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता आरपीएससी का जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आते हो। या तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है या 1857 की क्रांति का क्वेश्चन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में कुलदीप सिंह सर ने आपको बहुत ही तसल्ली बख्श बता दिया है। आज मैं 1857 की क्रांति को भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं, बिना वक़्त गँवाए। तो साथियों बात ये है कि थोड़ा नया सेटअप लगाया है तो बैलून्स लगाए हुए हैं, वो बैलून्स फट रहे हैं। आप भी एन्जॉय करते जाएँ। तो होता ये है कि हमने पीछे 2 जो वीडियो किए थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के, तो उसमें हमने ये देखा था, ये समझा था कि यूरोप के लोगों ने, खासकर ब्रिटेन के लोगों ने अपने सामान की बिक्री के लिए भारत को एक बाज़ार के तौर पर या कच्चे माल के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि भारत के समाज में इतनी तब्दीली लाओ, भारत के समाज में माइंडसेट को इतनी तब्दील कर दो, इतना तब्दील कर दो, इतना बदलाव ला दो कि वो ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं को की खरीदारी कर सके। और इस उद्देश्य के कारण उन्होंने शिक्षा के द्वारा और ईसाई मिशनरियों के द्वारा, प्रशासनिक बदलावों के द्वारा, नए नियम कानूनों के द्वारा भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा बना हुआ था, उसमें बदलाव लाने के उन्होंने बड़े जतन किए थे, बड़े प्रयत्न किए थे। तो उसके कारण भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा था, उसने उस समय के ब्रिटेन के शासन के प्रति या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति बहुत बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्योंकि देखो ये सब हम जानते हैं कि सभी राजा महाराजा परेशान थे और सभी राजा महाराजाओं ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन उसको बड़ा जनाधार किसने प्रदान किया? वो उसको सबसे बड़ा जो जनाधार प्रदान करने में ये सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया थी ना, इसने सबसे बड़ा रोल पैदा किया था। क्योंकि जनता को भी ये लगा कि ईसाई मिशनरियाँ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन है, वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ईसाई धर्म को थोप रहा है। हिंदुओं को भी ये लगा, मुसलमानों को भी ये लगा। तो हिंदू और मुस्लिम का जो समाज का दायरा था, उसने उस वक़्त जिन राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, उनका उन्होंने साथ दिया था। तो एक बड़ा जनाधार पैदा हो गया था और कितनी बड़ी क्रांति थी, कितना बड़ा विद्रोह था, इसको हम तसल्ली बख्श अब पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसने एक तरीके से अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की नींवें हिला दी थी। ये बहुत बड़ा विद्रोह था अपने आप में। उस वक़्त ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनियों के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह कहीं नहीं हुआ था। हालाँकि वो तो ये था कि कुछ इधर कमियाँ रही थी और कुछ उस समय नए आधुनिक संचार के और यातायात के साधन आ गए थे, जिनका ब्रिटेन के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो व्यापक जनाधार बना था ना, उसका सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम कायदों के बदलाव के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा द्वारा, प्रशासनिक ढांचे को बदलने के द्वारा, जो भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहा, तो भारतीय जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा था, उस ढांचे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उस प्रतिक्रिया का फायदा मिला जो राजा महाराजा विरोध कर रहे थे। जैसा कि हमने जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो मैंने आपको बताई थी, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज कायम किया, कैसे उन्होंने एक तसल्ली से एक बहुत ही शानदार तरीके से एक जाल बुना और उस जाल में उन्होंने सभी भारत के राजा महाराजाओं को फँसा लिया था। हमने ये बात की थी। तब मैंने आपको ये बात बताया था कि लगभग 1820 के आस-पास आते-आते उन्होंने अवध भी हथिया लिया था या एक तरीके से इनडायरेक्टली सब जगह कंट्रोल कर लिया था। चाहे वो बंगाल था, चाहे वो अवध था, चाहे आपके वो हैदराबाद थे, उधर मराठे थे या फिर आपके मैसूर का इलाका था। लगभग-लगभग ये सारा राज हथिया लिया था, बचा था सिर्फ़ उत्तर-पश्चिमी भाग, जहाँ पे पंजाब को उन्होंने 1840-45 के आस-पास हथियाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1820 के बाद लगभग अंग्रेज़ों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब राजा-महाराजा इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जब चाहे हम इनको हड़प के अपने अंदर ला सकते हैं। जब चाहे हम इनको हड़प के अपने अंदर ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमने जैसे पढ़ा था कि मैसूर के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में उन्होंने
वहाँ पे एक 5 साल के लड़के को राजा बना दिया और उसको पेंशन दे दी कि आप पेंशन रखो, सहायक संधि कर लो, आप पे कोई हमला नहीं करेगा, आप मौज करो। सभी राजाओं के साथ उन्होंने क्या किया कि एक पपेट किंग, एक कठपुतली राजा बिठा दिया और उसको बोला ये लो पेंशन, दारू पियो और मौज करो, आपको कुछ नहीं करना और हमसे सहायक संधि कर लो, आप पे कोई हमला नहीं करेगा। तो एक तरीके से उस राज्य को और उस राजा को इतना खोखला और कमज़ोर बना दिया था कि उन्हें 1820 के आस-पास ये लगने लग गया कि अब इन राजाओं को और राज्यों को अगर हम विलय करेंगे, तो इनमें इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं बचेगी, इतनी पावर नहीं बचेगी कि ये हमारा विरोध कर सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंक जब आते हैं ना, तो विलियम बेंटिंक उस समय बहुत सारी रियासतों को अपने अंदर विलय करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद तो जब डलहौजी आते हैं, तो डलहौजी ये हड़प की नीति, व्यपगत की नीति और पता नहीं क्या-क्या चलाते हैं और चलाने के बाद करते क्या है कि आपको पता है एक-एक करके सभी को अपने अंदर मिलाते जाते हैं। और उसी वक़्त उस वक़्त भी राजाओं का प्रयास ये था कि कहीं न कहीं हमारी पेंशन बची रहे। जैसे मराठों में इतनी बड़ी ताकत थी कि लगभग 18वीं सदी पूरी की पूरी उनकी रही थी। वो जब चाहे जब दिल्ली के मुगल बादशाह को जिसको चाहे बना सकते थे, जिसको मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए थे ऐसे कि मराठा के पेशवा निकलते थे और वो जाके दिल्ली पे बादशाह बदल आते थे या कोई बादशाह अफ़गानियों के डर से जब निकल के अवध में छुप जाता था, तो अवध से उन मुगल बादशाह को लाके दिल्ली के तख्त पे बिठाते थे। उन उन मराठाओं को, उन पेशवाओं के साथ ये हो गया कि वो पेशवा ये कहने लग गए अंग्रेज़ों हमें पेंशन दे दो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बाजीराव द्वितीय था, उस बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली। तो उनके बेटे नाना साहब को अंग्रेज़ों ने साफ मना कर दिया कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हमने आपके पिताजी को पेंशन दी थी, आपको हम नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग के दौर के अंदर 1850 के आस-पास जब ये पेंशन बंद करने लग गए थे, तो पहला तो प्रयास इनका ये रहता था कि कहीं न कहीं हमारी पेंशन शुरू हो जाए, बाकी हमें मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको सामाजिक धार्मिक सुधार में पढ़ाया था कि राजा राम मोहन राय को आपको वो जो अकबर द्वितीय था सॉरी, अकबर द्वितीय ने बोला कि यार आप जाओ दिल्ली जा रहे हो, उधर लंदन जा रहे हो, तो कृपया करके मेरी पेंशन बढ़वा दो। अब मुगल बादशाह जिससे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, जब खूब खाती थी कि इतने बड़े साम्राज्य को हम हड़पें कैसे? उस मुगल बादशाह की हालत थी कि वो अब अंग्रेज़ों से कह रहा था कि यार कैसे करके 2000 रुपए पेंशन बढ़ा दो, तो थोड़ी ये जो दारू है ना वो बढ़िया क्वालिटी की पी ले। उनके ये हाल हो चुके थे, तो हर कोई स्टार्टिंग में ये चाह रहा था कि पेंशन बढ़ जाए। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि ये मामला नहीं बैठेगा, फिर उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक जो सूरत-ए-हाल था उस वक़्त का, वो ये था कि सभी राज्यों की, सभी राजाओं की सत्ता की ज़मीन है ना, वो नीचे से सरक चुकी थी और उनको अब ये लगा कि अब हमारे पास विद्रोह का और लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो पहला जो मैंने कारण बताया वो था सामाजिक और धार्मिक, ठीक है? सामाजिक और धार्मिक मुझे मेरी नज़र में लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न था राजनीति क्योंकि ये काफ़ी सालों से चल रहा था। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद से ये चीज़ें चल रही थी। और तीसरा जो रीज़न था वो था आर्थिक। जब हमने आर्थिक नीतियाँ पढ़ी थी मैंने आपको बताया था कि 1813 के बाद जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कामयाब हो चुकी थी, तो ब्रिटेन की सरकार को ये लगा कि अब हमारा मकसद ये है कि हम भारत से सस्ता कच्चा माल लाएँ और ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर बेचे। उनका मेन मकसद ये था और औद्योगिक क्रांति जब कामयाब हुई, तो ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग पैदा हो गए थे। तो उन्होंने कहा ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही खुद क्यों अपना एकाधिकार चला रही है, इसके एकाधिकार कम होने चाहिए और हमारे बाज़ार का क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। तो जिसको हम पढ़ते हैं 1813 के बाद पूंजीवाद का दौर, 1813 से लेके 1857 के दौर को। 1757 से 1813 के दौर को हम वाणिज्यवाद का दौर पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था। इस पूंजीवाद के दौर के अंदर आर्थिक नीतियों को इतनी निर्ममता से लागू किया गया था कि भारत का जो पुराना बना हुआ आर्थिक ढांचा था वो चरमरा गया। चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो। जो वाणिज्यिक और औद्योगिक उत्पादन के केंद्र थे, जो शहर थे, उन शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र था और मुर्शिदाबाद अचानक पतन की ओर अग्रसर हो गया और जो ब्रिटेन के लोगों ने आके कोलकाता एक नया शहर बसाया था, अचानक वो शहर खड़ा हो गया और मुर्शिदाबाद जो औद्योगिक उत्पादन का केंद्र था, वहाँ पे उत्पादन अचानक इतना कम हो गया कि लोग वहाँ से मतलब बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए और फिर वो गाँव की ओर चल गए कि चलो खेती करेंगे और जाके खेती देखा तो ब्रिटेन के लोगों ने जो राजस्व के लिए जो खेती की नीतियाँ अपनाई थी, राजस्व की जो नीतियाँ अपनाई थी, जो हम बात करेंगे, जैसे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त अपनाया या फिर उन्होंने
महलवाड़ी अपनाया या उन्होंने रैयतवाड़ी अपनाया, सब में क्या था कि उन्होंने इतनी भयंकर शोषण की नीति अपनाई थी कि किसान भी पहले ही दुखी थे। मतलब हर जगह बेरोज़गारी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए था। और दूसरा ये था कि आप देखते हो कि पुराने जो राजा-महाराजा थे, वो बहुत ही विलासिता का जीवन जीते थे। उनके आस-पास भी एक उनकी उनके आस ऐशो-आराम और भोग-विलास को पूरा करने के लिए भी उत्पादन के कुछ केंद्र थे। अब राजा-महाराजा पहले जैसे रहे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने उनकी ताकतें छीन ली थी। तो उनके साथ जुड़े हुए जो उद्योग धंधे थे, जो काम-काज थे, वो भी क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। वो भी क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। वो भी क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। तो हर जगह बेरोज़गारी की स्थिति थी। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसे सूरत-ए-हाल पैदा कर दिया था कि अब लगने लग गया था कि विरोध के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो विरोध शुरू हुआ और 1857 की क्रांति शुरू हुई और 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में साथियों, सिलसिलेवार तरीके से। कुछ चीज़ें स्लाइड में दी हुई है, बाकी आपको जो छोटी-सी पीडीएफ बनाई हुई है मेरी, वो गौरव सर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आप मेरी बातें सुनते जाएँ, बीच में चीज़ें नोट की हुई है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप बस सुनने का काम कीजिए और कुछ भी राइट डाउन डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एक तो ये स्लाइड मिलेगी और एक 6 पेज के नोट्स और मिलेंगे, आप उसको और उतार लेना, ठीक है? मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति में ये वीडियो सुन लोगे, उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना और कुलदीप सर का आपका राजस्थान 1857 की क्रांति को आप पढ़ लेना, ठीक है? तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के चैप्टर को। सबसे पहले 1857 का विद्रोह किस लिए हुआ था? 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक व्यापक विद्रोह था, क्योंकि लगभग पूरा उत्तरी भारत ने विद्रोह किया था। उसके साथ-साथ दक्षिणी भारत में भी बहुत सारे लोग थे। मैं आपको जो पीडीएफ दूँगा उसके नीचे दक्षिणी भारत के भी कुछ इलाके लिखे हुए मिलेंगे, कोयंबटूर वगैरह। आप उनको एक बार देख लेना, ठीक है? लेकिन उत्तरी भारत में तो लगभग-लगभग पूरा इलाका था ना, उसमें विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसको व्यापक बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा व्यापक था। लेकिन ये असफल था, ठीक है? असफल क्यों था ये भी हम बात करेंगे। अब 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो मैंने ये बता दिया कि 1800 लगभग 20 के बाद उन्होंने विलय और हड़प की नीति अपनाई थी, कि सब कुछ विलय कर लो, सब कुछ अपने अंदर मिला लो, जितना हो सके उतना हड़प लो। किस लिए? कि हमें 1813 के बाद ब्रिटेन की ये ज़रूरत हो गई थी कि हम अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करें। तो वो चाहते थे कि हम एक ऐसा केंद्रीयकृत ढांचा तैयार करें कि जहाँ से हम सभी नीतियों को क्या कर दें, लागू कर दें। वो तभी लागू होगी जब हम ये सोचेंगे कि ये सब रियासतें जो है ना, वो हमारे प्रशासन के क्या हो जाए, अधीन हो जाए। हमारे प्रशासन के क्या हो जाए, अधीन हो जाए। हमारे प्रशासन के क्या हो, अधीन। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विलय हो। इसीलिए क्या है, व्युत्पत्ति की नीति लाई गई थी। ठीक है? कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और व्युत्पत्ति की नीति के द्वारा अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गोद लेने की प्रथा को भी क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, ठीक है? उससे पहले क्या था? एक सहायक संधि चली थी, आपको ध्यान हो तो सहायक संधि। मैंने आपको बताया था ये सहायक संधि शुरू की थी वेलेज़ली ने। वेलेज़ली ने शुरू की थी 1800 के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 ईस्वी के अंदर 1798 ईस्वी के अंदर हैदराबाद ने विलय संधि स्वीकार कर ली थी। मतलब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का एक दौर शुरू हो गया था। उसके बाद तंजौर और मैसूर ने कर लिया था। चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद मैसूर ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अवध ने 1801 में कर ली थी और पेशवा ने 1802 में कर ली थी। ये सारे फैक्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे, आप सुनते जाइए। लेकिन इसमें क्या है ना, ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखिए कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद ने 1798 में की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद ने 1798 में की थी। 1798 में की थी। उसके बाद तंजौर और मैसूर ने 1799 में की थी और पेशवा ने 1802 में की थी। तो अगर मेरी नज़र में पूछो तो 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवा 1802 और हैदराबाद 1798। हैदराबाद 1798, हैदराबाद 1798, हैदराबाद 1798 और पेशवा 1802। तो सहायक संधि के द्वारा ब्रिटेन के नियंत्रण में भारतीय राज्य आने लग गए थे और जो राज्य युद्धों के द्वारा अगर नहीं आ रहे थे, तो उनको व्यपगत की नीति के द्वारा डलहौजी अपने अंदर मिला रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसे डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधीन ले लिया था। अब देखो
ये मैंने आपको बताया सहायक संधि जो वेलेज़ली ने शुरू की थी, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था, वो था 1798 के अंदर हैदराबाद और 1802 में पेश हुआ। ऐसे तो 1799 में तंजौर और मैसूर थे, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या थे? हैदराबाद 1798 और पेश हुआ 1802। इसी तरीके से ये जो व्यपगत की नीति होती है, इसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले सत्तारा, सत्तारा को 1848 के अंदर 1848 1848 के अंदर सबसे पहले व्यपगत की नीति के द्वारा अपने अंदर शामिल कर लिया था। और फिर हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी बोला जाता है 1853 में इनका विलय कर लिया गया था। इसके अलावा और भी फैक्ट थे जैसे जैतपुर था, संबलपुर था, 1849 के अंदर था, बगाड़ था वो 1850 के अंदर था, उदयपुर 1852 के अंदर था, नागपुर 1854 के अंदर था। ये सारे आपके स्लाइड के अंदर मिल जाएँगे। लेकिन 2 फैक्ट आप ज़रूर याद रखोगे। सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 के अंदर और उसके बाद झांसी को मिलाया था 1853 के अंदर। ये 2 फैक्ट आप ज़रूर याद रखोगे। तो सहायक संधि में 2 फैक्ट कौन से रखोगे? हैदराबाद 1798 1802 पेश हुआ और व्यपगत की संधि में 2 फैक्ट कौन से याद रखोगे? सतारा 1848 और झांसी 1853। ये उदयपुर 1852 है। उदयपुर क्या है? 1852 है। जेत एंड संबलपुर, ऐसे ये लिखा हुआ है जेतपुर है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है? जेत एंड संबल। जेतपुर एंड संबलपुर 1849 के अंदर है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, आप 2 ही फैक्ट याद रखना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो क्या इधर-उधर से अगर एलिमिनेशन करोगे तो याद हो जाएँगे, लेकिन ये 2 फैक्ट ज़रूर याद रखो। 1798 हैदराबाद और 1802 में पेश हुआ, ठीक है? और व्यपगत की संधि के अंदर 1848 के अंदर सतारा और झांसी 1853 के अंदर, ठीक है? अब देखो, ये राजनीतिक कारण हो गया। मतलब राजनीतिक कारण क्या हुआ कि जो रियासतें, जो राजा और जो राज्य बचे हुए थे, अंग्रेज उनको नए नियम कायदों कानून के द्वारा आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के, जैसे अवध को उन्होंने कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था। कैसे ही करके उनको हड़प रहे थे कि ताकि हम एक केंद्रीकृत ढांचा बना सके और पूरे भारत पर हम अखिल भारतीय तौर पर हुकूमत स्थापित कर सके, ठीक है? इसीलिए वो विलय कर रहे थे और इसी कारण क्या था, जो 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 र अपनी विरासतें ढो रहे थे, विरासतें आगे बढ़ा रहे थे। उनको ये लगा हमारे राजा महाराजा अब जैसे दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह को ये लगता था यार अब तो हमारी लाल किले में बैठे चांदनी चौक तक नहीं चलती और कभी मेरे बाप की, मेरे बाप दादाओं की वहाँ तक चलती थी, मदुरई तक चलती थी, दक्षिणी भारत तक, कन्याकुमारी तक चलती थी, अफ़गानिस्तान भी हमारा था और बर्मा भी हमारा था, ये हमारा क्या हो गया? तो वो बैठे-बैठे कसमसाते रहते थे और फिर उनको ये लगने लग गया था कि अब हमें विद्रोह करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अब उन्हें ये लगा कि अब तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक सूरत-ए-हाल ऐसे बन चुके थे। आई बात समझ में? तो व्यपगत की नीति और हड़प की नीति या कुशासन का आरोप लगाकर विलय ही विलय किया जा रहा था, रियासतों को हड़पा जा रहा था, तो उन्होंने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। उन्होंने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की और जो बड़ी प्रतिक्रिया थी वो 1857 की क्रांति के तौर पर उभरी। आर्थिक, आर्थिक मैंने बता दिया कि जैसे मुर्शिदाबाद जैसा शहर था वो तबाह हो गया। तो चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्यिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, शिल्प का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र क्या हो गए, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण बर्बाद हो गए। क्योंकि ब्रिटेन अपनी आर्थिक नीतियों को लंदन के हिसाब से चला रहा था। उसे भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं था, उनके भारत के लोगों से उनका कोई भी वास्ता नहीं था। कंपनी के द्वारा करों में वृद्धि कर दी गई। अकाल की स्थिति में भी ग्रामीणों से कर वसूला जाता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का भारत में प्रवेश हुआ, जिससे उद्योगों का पतन हुआ और विशेष रूप से कपड़ा उद्योग क्या हो गया, बर्बाद हो गया। भारतीय हस्तकला उद्योगों की ब्रिटेन के सस्ते निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा हुई और इस कारण क्या हुआ कि भारत की जो आर्थिक हालात थे वो बहुत खराब हो गए और जनता बेरोजगार और बेघर हो चुकी थी। इसके साथ क्या था कि जो उस वक्त के कुछ जमींदार और जागीरदार थे, जो पुराने वक़्त के अनुसार काम कर रहे थे। जब जैसे ही अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी लागू किया, तो नए प्रकार के ज़मींदार उभर के आए और पुराने टाइप के जो ज़मींदार थे ना, उनकी जागीरें और जो एक तरीके से बोल सकते हैं छोटी-छोटी रियासतें थी, उनकी बोली लगा दी गई, उनको बेच दिया गया। जैसे एक लॉ था सनसेट लॉ कि इतनी तारीख है, मान लो 31 दिसंबर तारीख है। 31 दिसंबर से पहले-पहले अगर आपने हमें लगान नहीं पहुँचाया तो हम आपकी जागीर को बेच देंगे, ठीक है? तो इमाम कमीशन था एक ऐसा और उस इमाम कमीशन ने 20,000 ऐसी जागीरों की क्या है ना, बोली लगा दी कि इन 20,000 जागीरों को हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। अब ये जागीरदार क्या करेंगे? इनके भी आर्थिक हालात क्या हो गए? खराब। तो जब इनको ये पता चलेगा कि 1857 की
क्रांति शुरू हो रही है, तो ये क्या करेंगे, अपनी छोटी-मोटी सेना 10-20 घोड़े हैं ना, उनको ही भेजेंगे, जाओ आप भी लड़ो। क्या पता अंग्रेज़ हार जाएँ, तो पुराने हालात पैदा हो जाएँ, तो हम भी जागीरदार, ज़मींदार के तौर पर है ना अपना काम चलाते रहे, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आर्थिक तौर पर मतलब भारत का जो पुराना बना हुआ आर्थिक ढांचा था ना, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था और एक नया आर्थिक ढांचा खड़ा हो गया था। और उस नए आर्थिक ढांचे के अंदर कैसा रहा जाए, ये उनके लिए जो पुराने जो लोग थे ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी थी और उनको ये लगने लग गया था कि अब तो साँस घुट रहा है और हमें ये लग वो एक हिंदी में एक शायद कहावत है कि साँस घुटे तो समझो इतिहास बदलने वाला है और उनको ये लगा कि अब तो बस इतिहास बदलना पड़ेगा और जाके युद्ध करो। तो ये आर्थिक सूरत-ए-हाल थे ना, वो ऐसे हो गए थे, ठीक है? तीसरा कारण आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ठीक है? अंग्रेजों के सामाजिक बदलावों से रूढ़िवादी लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। आप सती प्रथा पे विरोध उत्पन्न कर रहे हो। मैंने कहा राधाकांत देव ने लाखों लोगों से साइन करवाया, भाई साहब सती प्रथा जैसे मामले को मत छेड़िए, वरना ठीक नहीं रहेगा। अब क्या हुआ जैसे एक लेक्स लोकी एक्ट था, मैंने आपको उसमें भी बताया था, क्या कि कोई भी हिंदू अगर ईसाई धर्म में बदलाव गया रूपांतरित हो जाता है या बदल जाता है, तो पहली बात तो वो उसको कुछ प्रलोभन देते थे आर्थिक, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। तुम्हें अच्छा घर देंगे, एक नंबर बात। दूसरा ये कि तुम जिस घर से आए हो ना पैतृक तौर पर, वहाँ की पैतृक संपत्ति भी तुम्हें दिलाएँगे, ठीक है? तो वहाँ के लोगों को, हिंदू लोगों को ये लगने लग गया यार ये तो जानबूझ के क्या है ना, ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और यही मुस्लिम धर्म को लगने लग गया और उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और वैसे ही मैंने बताया था, उस वक़्त तो मुसलमानों में एक वहाबी आंदोलन चल रहा था, जिन्होंने तो बाकायदा एक मिशन छेड़ रखा था कि हमें पुराने जो नियम-कायदे थे, जो हमारा पुराना रहन-सहन था, खान-पान था, उसको अपनाना ज़रूरी है। वो ये जो पश्चिमी प्रभाव है इसको हटाओ। तो तो जो ईसाई मिशनरियों की जो क्रियाकलाप थे, उसके खिलाफ भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और ये लगने लग गया कि ये जो ईसाई मिशनरियाँ कर रही है ना, इनको ये ब्रिटिश लोग है ना, यही करवा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये थी कि नस्लवाद था ना, वो अपने चरम पर था। मतलब उनको इतना गर्व था अपनी गोरी चमड़ी पे, उन्हें ये लगता था कि हम गोरे तो हैं ही, उसके साथ-साथ हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनका तो दिमाग नहीं चलता, ये तो भोळे लोग हैं, बोथरे लोग हैं, इनको कुछ ध्यान नहीं है। तो एक तरीके से सीधा-सीधा मतलब रंग के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव था। तो जो क्या होता है ना, आम आदमी या कोई भी आदमी होता है ना, नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर भेदभाव होता है ना, तो डिग्निटी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। उसको ये लगा यार ये गलत हो रहा है। तो ये भी इसने भी एक बहुत बड़ा कारण पैदा किया था, धार्मिक कारणों के साथ-साथ नस्लवाद। जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी, जो आप मोगली सुनते हो ना, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। उनको इतना भरोसा था कि ये तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, गोरे लोगों का ये बर्डन है कि आप जैसे जंगली और असभ्य लोगों को ना हम सभ्य बनाने आए हुए हैं। तब जाके आप थोड़ा सीखोगे सभ्यता कैसे होती है, रहना कैसे होता है, खाना-पीना कैसे करना होता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। मतलब एक तरीके से उनमें भयंकर नस्लवाद भरा हुआ था। और इन ऐसे कारनामों के कारण भारतीय समाज में उनके प्रति क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए उन्होंने खतरा माना। बोले यार ये देखो विधवा पुनर्विवाह कर रहे हैं और ये ऐसी चीजें हमारे हजारों सालों से पुरखों ने चला रखी है और ये आके बदल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे माना कि ये हमारा सामाजिक ढांचा क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया, मैंने आपको बता दिया, ये लेक्स लोकी एक्ट था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति मिलती थी, उनको नौकरी मिलती थी, उनको अच्छे शिक्षा के अवसर मिलते थे। ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से भारतीय क्या थे? खुश नहीं थे, सीधी-सी बात है। ना हिंदू खुश थे, ना मुस्लिम खुश थे और इसीलिए प्रतिक्रिया बनती थी, ठीक है? और 1813 के चार्टर एक्ट में वैसे ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी गई थी कि आप भाई साहब अपना प्रचार करो। ऐसे एक आदमी था आर.डी. मैग्लस, आर.डी. मैग्लस ने तो ये बोला कि ये भारत की भूमि है ना, वो ईसा मसीह ने हमें दी इसीलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का क्या करें, प्रचार-प्रसार करें, ठीक है? किपलिंग वाला मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, ओके? ओके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों से भेदभाव होता था, पहला उदाहरण तो नस्लवाद था। ये था कि भारत का कम से कम सॉरी भारत का अधिक से अधिक योग्य सेनापति, योग्य जो सैनिक होता था ना, वो उसको प्रमोशन में कुछ नहीं मिलता था और ब्रिटेन का एक कोई 20 साल का लड़का भी वहाँ से आके उच्च पद पे पहुँच जाता था। तो ये लगता था कि लड़ तो हम रहे हैं, मर तो हम रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था और फिर उसके बाद कैनिंग ने 1854 में डलहौजी ने डाकघर अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों को जो मुफ्त लेटर घर पहुँचाए थे, उसको भी बंद कर दिया। साथ में कैनिंग ने एक नया कानून पारित किया कि भारतीय सैनिकों को
समुद्र पार जाना है। और उस वक़्त क्या था, समुद्र पार जाना क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। क्या माना जाता था? अपराध। कि भाई साहब पाप हो जाओ, समुद्र पार जाओगा, धर्म भ्रष्ट हो जाओगा, थाने कौन जानो है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि आपको जाना है, किस लिए? क्योंकि इनकी तो पूरी दुनिया में लड़ाई चलती रहती थी। तो ये तो चाहते थे कि आप जाओ और लड़ के आओ। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा समुद्र पार। और भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, भारतीय सैनिकों की दाढ़ी और मूंछ रखने पर पाबंदी लगा दी। मतलब उनके जो धार्मिक प्रतीक थे, जो दिखाने का तरीका था, तिलक लगाना कि मैं हिंदू हूँ, टोपी रखना कि मैं मुसलमान हूँ, उन चीज़ों पे क्या है ना प्रतिबंध लगाने लग गए कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो धार्मिक आस्था थी ना, उस पर चोट पहुँचाई जा रही थी। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन चीज़ों ने 1857 की क्रांति को व्यापक जनाधार प्रदान किया था। ठीक है? अब हमने कारणों के बारे में ढंग से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं साथियों कि कैसे 1857 की क्रांति शुरू हुई और कैसे इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। अब 1857 की क्रांति में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 3 प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, कई बार क्या होता है ना, ऐसे जैसे 1857 की क्रांति का कारण पढ़ा, ए असर्शन रीजन में आ जाता है। ए और आर जो कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आ जाता है। और कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लोगे। और आपने सिर्फ आंकड़े रटे हैं और उसको उसका मर्म नहीं समझा इस घटना का, इस घटना के कारण क्या थे, इस घटना के पीछे परिस्थितियाँ क्या थी, इस घटना के कारण के परिणाम क्या पैदा हुए थे, तो फिर आप कथन और कारण सही नहीं कर सकते। तो अगर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी है, तो ए और आर सही कर सकते हैं। तो जैसे अपने अपने अभी तक जो पढ़ा है ना, वो कथन और कारण के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो फैक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। क्रांति की घटनाएँ कहाँ-कहाँ हुई? कहाँ-कहाँ पर किन-किन लोगों ने क्रांतियों का नेतृत्व किया और उन क्रांति का अंग्रेज़ों में से किन-किन लोगों ने दमन किया और उसको खत्म कर दिया था। एक तथ्य तो ये आता है। दूसरा ये होता है कि 1857 की क्रांति के बारे में किन-किन लोगों ने कौन-सी पुस्तकें लिखी थी। एक तो दूसरा ये क्वेश्चन आता है। तीसरा ये आता है, कई बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या रहा था? 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या रहा था? उस स्वरूप पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण ये था कि वो जो राइफ़ल थी, उस राइफ़ल में ये था कि सूअर की और गाय की चर्बी थी। तो सूअर के नाम से मुस्लिम की डिग्निटी हर्ट हो गई और गाय के माँस के नाम पर हिंदुओं की डिग्निटी हर्ट हो गई। और दोनों की आस्था जब आहत हुई, तो दोनों ही सैनिकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ खुल के भाग लिया था। एनफ़ील्ड राइफ़ल थी और इनके कारतूसों में ये नई चीज़ें थी। और सबसे पहले मंगल पांडे ने इसके खिलाफ क्या उठाई थी? आवाज़ उठाई थी। ओके? अब 2 फैक्ट। विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, प्रधानमंत्री पॉम्पसन थे और जो कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और मैंने आपको बताया था कि 1857 के बाद में ये गवर्नर जनरल होता है, ये वाइसराय बन जाता है। और 1800 वो जो 13 का 33 का चार्टर एक्ट था, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ये जब हम एक्ट और नियम पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। लेकिन ये याद ज़रूर रखना कि उस समय कौन था? कैनिंग था। जैसे राजस्थान में हम तथ्य याद रखते हैं ना, कौन-कौन था? मैसोन था, मैकमोहसन था, कौन-कौन से थे वो अ, एक वो था क्या बोलते हैं, ईडन था, कहाँ पे क्या था, किसको काट के टाँग दिया था। ये सब तथ्य जो आरएस में आप पढ़ते हो, वैसे ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 तय हुई थी, ठीक है? और नाना साहब के एक सलाहकार थे अजीमुल्ला, जो पेंशन की बात करने के लिए लंदन गए हुए थे। और जब वो वापिस लौट के आते हैं, तो वो पासा-पासा एक आदमी होता है, कमर पासा, उससे बात करते हैं और उससे बात करके वो ये कहते हैं कि हम 1857 की क्रांति करेंगे और इस रानी के खिलाफ क्या करेंगे, हम बगावत करेंगे। इनके साथ एक आदमी और था, राणा जी बापू। राणा जी बापू, ये भी सतारा के जो अपदस्थ राजा थे ना, उनके सलाहकार थे। और इन्होंने कहा जाता है, कुछ पुस्तकों में ये है कि इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम एक बड़ी बगावत करेंगे, ठीक है? और उन्होंने तारीख तय की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 की तिथि इन्होंने तय की थी और उसके बाद इन्होंने माना था कि हम रोटी और कमल के द्वारा इस क्रांति का क्या करेंगे, प्रचार और प्रसार करेंगे। रोटी और कमल के प्रतीक के द्वारा पूरे भारत को ये बताएँगे कि हम 1857 की क्रांति लड़ने जा रहे हैं या अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं। माना जाता है ये। तो अजीमुल्ला थे, वो नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब कौन थे? नाना साहब थे बाजीराव जो द्वितीय पेशवा थे ना,
उनके बेटे थे, ठीक है? और इनकी पेंशन बंद कर दी थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बोले भाई साहब पेंशन दी तुम्हारे बाप को, तुम्हें नहीं दी है, हम तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। तो इनकी बात करने के लिए अजीमुल्लाह है ना, वो लंदन जाते हैं। ऐसे ही एक नाम और आएगा अहमदुल्लाह, तो दोनों में फ़र्क याद रखना अजीमुल्लाह और अहमदुल्लाह। क्रांति के बहुत मुख्य किरदारों में से इनका नाम आता है, ठीक है? तो साथियों बात ये है कि अजीमुल्लाह जो नाना साहब के सलाहकार थे और राणाजी बापू जो सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार थे, इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम 1857 की क्रांति करेंगे, बगावत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और रोटी और कमल के निशान के द्वारा हम इस क्रांति का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? पूरे भारत में प्रचार-प्रसार करेंगे और हमने जो तारीख तय की है वो तारीख है 31 मई 1857, 31 मई 1857, ठीक है? अब क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि कौन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा था? इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा था? ठीक है? तो देखिए, जैसे कुछ इतिहासकार तो ये बोलेंगे कि भाई साहब ये बहुत बड़ा विद्रोह था। मतलब अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया था। सभी लोग शामिल हुए थे। किसान, मज़दूर ये जो व्यापारी, आदमी, लुगाई सभी शामिल हुए, राजा-महाराजा और बड़ा विद्रोह हुआ था, भयंकर विद्रोह हुआ था। कुछ लोग ये बोलेंगे, कि भाई साहब ये जो राइफ़ल-वाइफ़ल वाला लफड़ा हुआ था ना, तो सैनिकों ने विद्रोह किया था और सैनिकों को हम बोलते हैं सिपाही, सिपाही बोलते हैं। तो अंग्रेज़ों ने नाम रखा सिपोए, क्या रखा? सिपोए। तो कुछ बोलते हैं भाई साहब ये सिपाहियों का विद्रोह था इसीलिए इसको बोला सिपोई म्यूटेनी क्या बोला? सिपोई म्यूटेनी। लेकिन वीडी सावरकर ने बोला ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय मतलब अखिल भारतीय था। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब लोग लड़े थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे। तो जैसे वीडी सावरकर का तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। बाकी लोगों ने क्या कहा? अभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये चीज़ें वही है, जो जैसे मैंने कारण बताए हैं ना, इन कारणों से ही शुरू हुआ है कि क्रांति का स्वरूप क्या था। अगर आपने क्रांति के कारणों को अच्छे तरीके से सुन लिया, तो आगे आने वाली 2 स्लाइडों को आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे एल.ई.आर. रीज ने ये बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। मतलब क्या था कि ईसाई मिशनरी प्रचार कर रहे थे, तो ये जो धर्मांध लोग थे ना हिंदू और मुस्लिम, इन लोगों ने ईसाइयों के विरुद्ध क्या कर दिया? संघर्ष शुरू कर दिया। दूसरा पी.ई. रॉबर्ट्स ये बोले कि भाई साहब पहले था मुगल बादशाह, अब इनको ये लगा कि वापिस मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी है, इसीलिए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र किया था। ये किसने कहा? पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा। किसने कहा? पी.ई. रॉबर्ट्स ने। और रीज ने ये बोला कि धर्मांध लोगों ने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया और रॉबर्ट्स ये बोले कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का क्या हो रहा है? षड्यंत्र हो रहा है। बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध हो रहा है, ये बात बोली टी.आर. होम्स ने। किसने बोली? टी.आर. होम्स ने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि रुडयार्ड किपलिंग ने बोला भाई साहब ऐसे है कि आप हो असभ्य, जंगली लोग हो, इसीलिए उसने जंगल बुक लिखी और हम आपको क्या बनाने आए हैं? सभ्य बनाने आए हैं। तो बोले ये जो बर्बर लोग हैं ना, इन बर्बर लोगों और हम जैसे जेंटलमैन लोगों के बीच में ये क्या है? लड़ाई है। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध हुआ, ये बात किसने बोली? टी.आर. होम्स ने बोली। किसने बोली? टी.आर. होम्स ने बोली। किसने बोली? टी.आर. होम्स ने बोली कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। किसने बोला? टी.आर. होम्स ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम टेलर ने कहा। जेम्स आउट्रम टेलर ने कहा। ये जो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ये आउट्रम लेन बनी हुई है, ठीक है? तो जब हम दिल्ली में रहते थे, तो हम सोचते थे कि कैसे-कैसे जिन लोगों ने मतलब इतनी गंदी-गंदी बातें की और उन लोगों के नाम पे अभी भी आउट्रम लेन बनी हुई है। ख़ैर, आगे कोई बदल देगा इसका भी नाम। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा। और बहुत सारे अंग्रेज़ों ने तो इसको क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। जैसे लॉरेंस था, सिले था, ट्रिवेलियन था, इन्होंने सिपोही म्यूटेनी नाम दिया। तो आपको इस स्लाइड में 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बोला मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र था। रीज ने ये बोला कि धर्मांध लोग थे ना वो ईसाइयों के खिलाफ लड़े थे। टी.आर. होम्स ने ये बोला कि सभ्यता और बर्बर लोगों के बीच में क्या थी? लड़ाइयाँ थी और हिंदू मुस्लिम ने षड्यंत्र किया था, ये बोला जेम्स आउटरम ने बोला था। ठीक है? ओके, ओके। अब क्या है कि मैंने कहा
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला? वीडी सावरकर ने बोला। किसने बोला? वीडी सावरकर ने। अब देखो, वीडी सावरकर याद करो ना, उसके साथ एक नाम और याद करना है, आरसी मजमूदार। आरसी मजमूदार। मजमूदार साहब बोले, "न तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ये मतलब इन्होंने बोला, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। किसने कही ये बात? किसने कही बताओ? वीडी सावरकर साहब ने कही। किसने कही? वीडी सावरकर ने। तो आरसी मजूमदार ये बोले कि न तो ये राष्ट्रीय था और न ये स्वतंत्रता संग्राम था। न ये स्वतंत्रता संग्राम था और न ये राष्ट्रीय था। तो वीडी सावरकर को याद करो कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो सावरकर साहब कहते हैं ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार कहते हैं भाई साहब न तो ये प्रथम था और न ये राष्ट्रीय था और न ये स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ भी नहीं था, बस ठीक है। आरसी मजूमदार इसको कहते हैं। अब आरसी मजूमदार की कुछ बुक भी पढ़ेंगे कि वो बुक क्या कहते हैं, सिपोही म्यूटिनी एंड द 1857 ऐसे कुछ पढ़ेंगे, उनकी एक बुक भी है, ठीक है। सैनिक विद्रोह किसने कहा? भारत के लोगों में दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने कहा था, और मैंने बताया था सर सैयद अहमद खान ने 2 पुस्तकें लिखी थी, बिजनौर की बगावत और असबाब ए बगावत ए हिंद। मैंने कल ही आपको बताई थी, जब मैंने 1857 की सॉरी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखी थी असबाब ए बगावत हिंद, और बोले ये सैनिकों का विद्रोह था। तो जैसे अंग्रेज लोगों में किन लोगों ने ये बोला सैनिक विद्रोह है? लॉरेंस ने बोला, सिले ने बोला और ट्रेविलियन ने बोला। और भारत में किन्होंने बोला? दुर्गादास और सर सैयद अहमद ने खान ने बोला कि ये सैनिक विद्रोह है। ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह बोला डिजरेली और अशोक मेहता ने, डिजरेली और अशोक मेहता ने। उसके अलावा 2 और व्यक्ति थे, सुरेंद्र नाथ सेन और जवाहरलाल नेहरू, और मुझे लगता है कि इनकी व्याख्या काफ़ी अच्छी थी। सुरेंद्र नाथ सेन ये बोले कि सबसे पहले ये धर्म रक्षा के नाम पे लड़ना शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसका इसके साथ इतना जन समर्थन जुड़ गया कि ये आगे जाके स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? तब्दील हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? तब्दील हो गया। मतलब धर्म रक्षा के नाम पे शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। ये बात किसने बोली? सुरेंद्र नाथ सेन ने बोली थी। किसने बोली थी? सुरेंद्र नाथ सेन ने बोली थी। किसने बोली थी? सुरेंद्र नाथ सेन ने। धर्म रक्षा के नाम पे शुरू हुआ और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। किसने बोली ये बात? सुरेंद्र नाथ सेन ने बोली थी। सामंतवादी और सैनिक विद्रोह था और आगे जाकर ये जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। ये बात बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पीटी नेहरू ने ये बात बोली थी। किसने बोली थी? पीटी नेहरू ने बोली थी। तो सुरेंद्र नाथ सेन ने सॉरी एसएन सेन ने, सुरेंद्र नाथ सेन ने ये बोला कि पहले ये धर्म रक्षा के नाम पे शुरू हुआ था साथियों, और उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। और नेहरू जी ने ये बोला ये पहले सामंतवादी और सैनिक विद्रोह था, लेकिन आगे चलकर जन समर्थन के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? तब्दील हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? तब्दील हो गया। तो साथियों ये जो मैंने लिखा है ना, इनको एक बार वापिस रिपीट कर लेते हैं कि रीज ने ये बोला कि जो धर्मांध हिंदू और मुस्लिम लोग थे, इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। टीआर होम्स ने बोला कि सभ्य और बर्बर लोगों के बीच में लड़ाई थी, सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था। पीई रॉबर्ट्स ने बोला कि मुस्लिम साम्राज्य की वापिस स्थापना का क्या हुआ? षड्यंत्र हुआ। ठीक है? ओके, आ रही है बात समझ में? ये इन लोगों ने कथन बोले थे। बीडी सावरकर ने क्या बोला? बीडी सावरकर ने बोला प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। आरसी मजूमदार ने इनके उल्टा बोला, न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है? नेहरू जी ने ये बोला कि पहले ये सामंतवादी सैनिक विद्रोह था, बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। और सुरेंद्रनाथ सेन ने ये बोला कि पहले ये धार्मिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये किसमें तब्दील हो गया? स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। अब सैनिक विद्रोह किसने बोला? भारतीय इतिहासकारों में ये दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने बोला था। अंग्रेजों में सिल्ले और इन लोगों ने, ट्रिविलियन इन लोगों ने बोला था। ठीक है? एक बार वापिस रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन-कौन लोग हैं। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध रीज ने किया था। सभ्यता और बर्बरता के बीच में टीआर होम्स, और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम टेलर, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र पीई रॉबर्ट्स, सैनिक विद्रोह लॉरेंस सीले और ट्रिविलियन। ये ब्रिटिश इतिहासकार या यूरोपियन इतिहासकार है, और भारत के इतिहासकारों में दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने बोला था सैनिक विद्रोह। और मैं फिर बता रहा हूँ,
सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखी थी असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है? न प्रथम न ये किसने बोला? आरसी मजूमदार ने। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला? वीडी सावरकर ने। और राष्ट्रीय विद्रोही किसने बोला? डिसरायली ने बोला और अशोक मेहता ने बोला। नेहरू जी ने बोला पहले सामंतवादी सैनिक विद्रोह था, बाद में स्वतंत्रता संग्राम बदल गया। और इसी तरीके से सुरेंद्रनाथ सेन ने बोला कि पहले धर्म रक्षा थी, बाद में स्वतंत्रता संग्राम बदल गया। इसके अलावा राष्ट्रीय विप्लव बोला डॉक्टर ताराचंद ने बोला। और गोरों और कालों के बीच में लड़ाई किसने बोला? मेडले ने बोला। ये सारे फैक्ट आपको स्लाइड के अंदर उपलब्ध हो जाएँगे। आप एक बार इनको सुन लीजिए। मैं वापस रिवीजन करा दूँ एक बार, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई टीआर होम्स ने बोला था, ठीक है? रीज ने बोला था कि धर्मांध हिंदू मुस्लिम लोगों ने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया था। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र पी रॉबर्ट्स ने बोला था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउट्रम ने बोला था, ठीक है? उसके बाद में सैनिक विद्रोह किसने बोला था? किल्ले ने और ट्रिविलियन ने बोला था। और भारतीय इतिहासकारों में दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने बोला था। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने बोला था। और इनकी बात का समर्थन पटाभी सीतारामैया ने भी किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, ये आरसी मजूमदार ने बोला था, ठीक है? पहले ये धर्म रक्षा के लिए चला था, बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया, ये सुरेंद्रनाथ सेन ने बोला था। पहले ये सामंतवादी और सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये किसमें बदल गया? स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। ये किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। गोरे और काले के बीच में लड़ाई है, ये बात मेडले ने बोली थी। और राष्ट्रीय विप्लव किसने बोला था? डॉक्टर ताराचंद ने बोला था। किसने बोला था? डॉक्टर ताराचंद ने बोला था, ठीक है? अब साथियों हम बात शुरू करते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो क्रांति की शुरुआत में हम 2 जगह का नाम लेंगे। एक तो मंगल पांडे वाली जगह का नाम लेंगे और एक मेरठ का नाम लेंगे। तो मंगल पांडे ने तो विद्रोह ये किया था कि भाई साहब ये राइफल में आपने सूअर और गाय की चर्बी लगा रखी है, मेरी धार्मिक भावना आहत है। और उसके नाम पे उन्होंने 2 सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी थी और ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी। तो उसके बाद में उनको पकड़ लिया गया था और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद मेरठ की छावनी के अंदर विद्रोह शुरू हुआ और मेरठ की छावनी के जो सैनिक थे, बागी सैनिक थे, जिन्होंने बगावत की थी, वो बागी सैनिक बगावत करने के बाद दिल्ली आते हैं बहादुर शाह जफर के पास। और बहादुर शाह जफर को बोलते हैं आप हमारा नेतृत्व कीजिए और मुगल बादशाह बनिए और पूरा भारत का नेतृत्व संभालिए, इस क्रांति का नेतृत्व संभालिए और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालिए। अब बोला ये जाता है कि जब ये सैनिक आए, तो बहादुर शाह जफर का तो मैंने बता दिया हाल ये था कि गालिब के साथ बैठते थे, एक दारू का पैक ले लिया और एक शायरी लिख ली, ठीक है? एक पैक ले लिया, फिर एक शायरी लिख ली। कुल मिला के टुल रहते थे। इनकी हुकूमत चांदनी चौक तक ही नहीं चलती थी। चांदनी चौक में बकरी भी चोरी हो जाए तो इनका कुछ नहीं होता था। 2 आदमी एक-दूसरे को लफेड़े मार दें, तो भी ये कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब 1 किलोमीटर के दूर के दायरे के अंदर भी इनकी हुकूमत नहीं चलती। और इससे पहले भी अंग्रेज़ क्लियर कर चुके थे कि ऐसे है, बहादुर शाह ज़फ़र साहब, ये मुगल बादशाह वाली पदवी आप छोड़ो और आप जब चले जाओगे इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे ना, उसके बाद आपके बेटे कुतुब मीनार के पास में 2 कमरे लेके रहेंगे और ये लाल किला आपको खाली करना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज़ों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ये मुगल बादशाह कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कमज़ोर मुगल बादशाह के पास जब मेरठ से सैनिक आते हैं कि भाई साहब, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, तो पहले तो ये मना कर देते हैं कि बोला यार बूढ़ा आदमी हूँ, जीवन जी रहा हूँ, बस काट रहा हूँ, क्यों दुखी कर रहे हो? लेकिन उसके बाद इनकी घरवाली बाहर आती है, वो बोलती है आप साथ दीजिए इनका। तो बहादुर शाह ज़फ़र को ये लगा कि अगर साथ नहीं दिया और तो इस मोहतरमा से भी हाथ धो दूँगा, तो बोले चलो ठीक है मैं आपका साथ देता हूँ। कुल मिला के बात ये थी कि बहादुर शाह ज़फ़र ने उनका साथ दिया। फिर बहादुर शाह ज़फ़र एक आँगन के अंदर बैठे थे, तो फिर सभी सैनिक आए और उनके सामने वो दुआ सलाम होता है ऐसे नीचे करके योर ग्रेस टाइप से बादशाह यूँ करके उन्होंने किया। और एक तरीके से मतलब ये दिखाया कि आप हमारे नेतृत्व करता हो। हालाँकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, बहुत बूढ़े थे। बखत खां नाम का एक सेनापति था, उसने दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया था। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया था। और देखो उसके बाद जब दिल्ली में वापस निकोलसन और हडसन की के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आती है। साथियों इतना निर्मम और इतना निर्दयी दमन किया था, इतने लोगों का कत्लेआम किया था कि लोगों को नादिर शाह की सुनी हुई कहानियाँ है ना वो याद आ गई थी। नादिर शाह ने जो जितना कत्लेआम किया था, उतना ही अंग्रेजों ने किया था। और उसके बाद जब उनको सूचना मिली कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है अपने 2 बेटों के साथ, तो बाकायदा उनके बेटों और पोतों को निकाला वहां से और उनको बहादुर शाह जफर के सामने गोलियां मारी
और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। मतलब बहादुर शाह जफर पे वो एक कहानी है कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज ज़मीन ना मिली दफन होने के लिए कुएँ यार में। कुएँ यार मतलब अपने वतन के अंदर है ना, 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि इतना कमज़ोर आदमी, उसके अंदर मतलब उसकी पदवी थी मुगल बादशाह, उस पदवी के अंदर इतनी जान थी कि अचानक क्रांतियों ने सोचा कि ये आदमी हमारा नेतृत्व करेगा, तो कल को यहाँ पे इसको दफन कर दिया और कब्र बना दी, तो लोग इस कब्र पे आके इकट्ठे हो जाएँगे। इसीलिए क्या होता है ना, जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में नहीं दफनाया उनको। उनको कहीं समुद्र में दफनाया कि कहीं पता ही नहीं चले कि इसको कहाँ दफनाया है। कहीं कल को इसको प्रतीक मान के मज़ार बना के फिर शुरू हो जाएँ, इकट्ठा हो जाएँ। तो बोले इसको दफन भी कहाँ करो, रंगून में करो और रंगून में भी आज तक पता नहीं है कि किस जगह पर उनको दफनाया गया था। एक अनुमान लगाया जाता है कि उस जगह दफनाया गया है। ठीक है? इतना बुरा असर हुआ था और सबसे बड़ी जो बात थी ना वो ये थी कि 1857 की क्रांति मतलब इतिहास में, किताबों में ये बहुत कम मिलता है कि अंग्रेजों ने जिस क्रूरता से 1857 की क्रांति का जिस जिस निर्दयता से दमन किया था ना, वो कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये बताना चाहिए कि किस इतिहास की पुस्तकों में बताना चाहिए कि अंग्रेजों ने किस क्रूरता से दमन किया था और इसीलिए इतनी क्रूरता और निर्दयता से दमन किया था ना, इसीलिए 50 सालों तक भारत की जनता ने सोचा नहीं विद्रोह करने का और बाद में उन्होंने सोचा भी तो उन्होंने ये सोचा कि हम संस्थाओं का सहारा लेते हुए स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाएँगे क्योंकि इतनी क्रूरता से दमन किया था। दिल्ली में चांदनी चौक पे तो खून की नदियाँ बहती थी, नालियाँ बहती थी एक तरीके से। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि 1857 की क्रांति में किस-किस जगह मुख्य घटनाएँ हुई थी। ठीक है? 19 मार्च 1857 को बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है साथियों 19 मार्च 1857 बंगाल के बैरकपुर छावनी में सैनिकों के बीच में चर्बीदार कारतूस की खबर फैल गई 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा इस चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया गया मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुसैन को गोली मार कर हत्या कर दी थी गई और इसीलिए 8 अप्रैल 1857 को क्या है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी और क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से हुई थी, जैसे हमारे राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। तो याद रखोगे क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से और 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चरबीदास ये कारतूस थे इस मामले में विद्रोह किया और ये 2 जो लोग थे हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने क्या कर दिया था? मार दिया था और उसके बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है? 19 जुलाई 1827 से 8 अप्रैल 1857 तक थे। ठीक है? मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा अपनी रेजिमेंट के शस्त्रागार पर आक्रमण करके वहाँ से हथियारों और युद्ध सामग्रियों को लूट लिया गया। 11 मई 1857 को सभी सैनिक दिल्ली पहुँचे और फिर दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को बोला गया, सेनापति बख्त खान थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने अपना नेता चुन लिया था। उसके बाद की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी और फिर ये शायरी लिखी थी, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कुएँ यार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफ़न के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कुएँ यार में। रेख़ता के ऊपर मैंने ये शायरी देखी थी। ठीक है, उसके बाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे, उनके बारे में पढ़ते हैं और इस पर भी क्वेश्चन आता है। मैंने कहा था 3 स्वरूपों में क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या थे? जैसे हमने पढ़ा था, रीज ने क्या कहा था, होम्स ने क्या कहा था, टेलर ने क्या कहा था और नेहरू जी ने क्या कहा था, सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा था, आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था, मेडले ने क्या कहा था, ताराचंद ने क्या कहा था, ये सब मैंने आपको बताए थे। इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये आता है, किस जगह क्रांति का नेतृत्व किया था? इस जगह जो क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध की राजधानी थी और ये जो बेगम हजरत महल थी, बहुत ही बहादुरी से इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। वैसे तो देखो साथियों, कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, तब से ही अवध के हालात बहुत खराब थे और अवध के जो नवाब थे, जैसे वाजिद अली शाह नाम बोला जाता है, वो ठुमरी गाते थे और कत्थक करते थे और मौज करते थे और उसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है अमिताभ बच्चन की शतरंज के खिलाड़ी और प्रेमचंद की ये पुस्तक थी। मतलब बैठे-बैठे शतरंज खेलते रहते थे, कभी इन्होंने वहाँ का प्रशासन तो सँभाला ही नहीं था और फिर बाद में क्या है, कि बेगम हज़रत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को एक तरीके से नवाब बना दिया था और बोले ये प्रशासन सँभालेंगे और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में लड़ाई इनकी कामयाब नहीं रही थी, फिर भाग गई थी वहाँ वहाँ से नेपाल चली गई थी
और अंग्रेजों ने कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। और यूपी के लगभग जितने केंद्र थे ना, मतलब लगभग सभी नहीं, सभी केंद्रों में क्रांति का दमन है ना, वो कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल ने। देखो 3 नाम ज़रूर याद रखना, 3 नाम ज़रूर याद रखना कि दिल्ली में निकोलसन और हडसन ने क्रांति का दमन किया था। मैंने ये दिल्ली की निर्दयतापूर्वक वाली कहानी आपको बता दी थी। और रा जो झांसी की रानी थी, वहाँ पे क्रांति का दमन किया था हीरोज़ ने। किसने किया था? हीरोज़ ने। और हीरोज़ ने ही वो कथन दिया था कि यहाँ पे जितने लोग सोए ना, इनमें एकमात्र जो मर्द थी, वो कौन थी? झांसी की रानी थी। हीरोज़ ने 1857 की क्रांति का दमन किया था। 2 हो गए, तीसरा आदमी है कैंपबेल। तीसरा कौन-सा है? कैंपबेल। तो मैं एक टेबल पेश करूँगा आपके सामने कि किस-किस ने कहाँ पे क्रांति का दमन किया था। लेकिन 3 नाम आप ज़रूर याद रखोगे। दिल्ली में निकोलसन और हडसन ने, और हीरोज़ ने झांसी के अंदर, और कैंपबेल ने लगभग उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश के आस-पास, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में क्रांति का क्या किया था? इन्होंने दमन किया था। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति शुरू हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा था। युद्ध ज़्यादा कामयाब नहीं रहा था और उसके बाद ये नेपाल भाग गई थी। और देखो लखनऊ नवाबों का शहर है, इत्तर महकता रहता है, इसीलिए इनका नाम रखा गया महकपरी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 की क्रांति में महकपरी किसको कहा जाता है? महकपरी किसको कहा जाता है 1857 की क्रांति में? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 की क्रांति में महकपरी किसको कहा जाता है? बेगम हज़रत महल को। और महलपरी किसको कहा जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। कानपुर में नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने की थी। और यहाँ पर भी कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। मैंने कहा था ना, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे केंद्रों में क्रांति को किसने दबाया था? क्रांति को किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। किसने दबाया? कैंपबेल ने। ग्वालियर 4 जून 1857 को तात्या टोपे, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और इनका राजस्थान की 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान है। कुलदीप सर ने आपको तसल्ली से इसके बारे में बताया। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और बाद में फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी की सज़ा दे दी गई। महलपरी, महकपरी किसको कहा जाता है? लखनऊ की बेगम हज़रत महल को। और महलपरी किसको कहा जाता है? झांसी की विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई को 5 जून से हुआ। यूरोज के नेतृत्व में इस क्रांति का क्या कर दिया गया था? दमन कर दिया गया था। और इनके बारे में वो कविता चलती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर था और बकत खान था। देखना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टेबल से सीधा-सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं इस टेबल को पूरा याद नहीं कराऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद कराऊँगा, बाकी आपके जब मेन इंपॉर्टेंट कर लोगे तो दूसरे वाले अपने आप याद हो जाते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और भगत खान, ये पूरी कहानी बता दी मैंने। निकोलसन और हडसन थे, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। दमन किसने किया? कैंपबेल ने, ये भी मैंने आपको बता दिया। कानपुर में नाना साहब थे, जिनको धोंदूपंत बोला जाता था, याद रखना। क्या बोला जाता था? धोंदूपंत बोला जाता था। और तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और कानपुर में नाना साहब थे और धोंदूपंत। यहाँ पे भी क्रांति का दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया। ग्वालियर में कौन थे? तात्या टोपे। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अब देखो, इस टेबल में आपके हमेशा ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इस टेबल में क्या है? आपके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बखत खान, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। दिल्ली में क्रांति का दमन किसने किया? निकोलसन और हडसन ने किया, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने, जिसको क्या बोलते हैं? महक परी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महक परी। क्रांति का दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया, जिनको धोंदूपंत बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि धोंदूपंत कौन थे? नाना साहब थे। क्रांति का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। ग्वालियर में कौन थे? तात्या टोपे। कुलदीप सर ने तात्या टोपे के बारे में आपको तसल्ली से बताया। इनका रामचंद्र पांडुरंग था नाम दूसरा। और ये इनके दमन भी किसने किया? कैंपबेल ने किया। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जिसका नाम क्या था? महलपरी था। क्या था? महलपरी। और क्रांति का दमन किसने किया? सर यूरोज ने कहा था। और सर यूरोज ने किया, और सर यूरोज ने वो कथन दिया था कि ये जो लोग सोए हुए हैं, इनमें एकमात्र मर्द कौन थी? रानी झांसी की बाई थी। अगर मेरे से पूछा जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, तो बिहार में जगदीशपुर जगह थी, वहाँ पे बापू कुंवर सिंह और पीर अली ने नेतृत्व किया था। बहुत बूढ़े आदमी थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, बरेली में थे खान बहादुर खान। इन्होंने भी बहुत बहादुरी से सामना किया था। और मुझे ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है।
क्योंकि और जगह से तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली बरेली वही जगह है जहाँ झुमका गिरा था ना, उस जगह खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और बिहार में जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है? ऐसे ही गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह थे और ये राजस्थान वाला दे जयदयाल हरदयाल आपको आपको पता है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। असफलता के कारण क्या रहे? देखो साथियों, क्वेश्चन के 2 स्वरूप हमने कर लिए। पहला स्वरूप ये कर लिया कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसे रहा? दूसरा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ-कहाँ हुआ था? क्रांति का नेतृत्व किस-किसने किया और क्रांति का दमन किसने किया? तो मैंने कहा 3 जनों के नाम याद रखने हैं। निकोलसन और हडसन ने साथियों दिल्ली में दमन किया था, ठीक है? हीरोज ने झांसी के अंदर दमन किया था और कैंपबेल ने उत्तर भारत के बहुत सारे केंद्रों में क्या किया था? क्रांति का दमन किया था, ठीक है? जैसे कानपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पे कौन थे? कैंपबेल थे। बाकी और 2-3 नाम बचते हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है? अब एक बार टेबल में वापिस आपको याद करवा देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपकी मैं जो बातें सुना रहा हूँ, वो बातें ही आपको क्या रह जाए, याद रह जाए, ठीक है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, सेनापति भगत खान थे, निकोलसन और हडसन ने क्रांति का दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जिनको महक परी बोला जाता है। क्रांति का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। कानपुर में नाना साहब थे, जिनका दूसरा नाम धोंदूपत था। क्रांति का दमन कैंपबेल ने किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग थे। क्रांति का दमन कैंपबेल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका नाम महलपरी था और क्रांति का दमन सर हिरोज ने किया था। बिहार के अंदर जगदीशपुर थे, कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे और खान बहादुर खान कहाँ थे? बरेली के अंदर थे, ठीक है? इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये सारे क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख लेना, ठीक है? इलाहाबाद में जनरल नील थे और ये बरेली में भी कैंपबेल ही था और विलियम टेलर था, वो जगदीशपुर पटना के अंदर था, ठीक है? असफलता के कारण क्या थे? पहली बात तो ये थी कि ब्रिटेन के लोगों के पास में उस समय ये जो टेलीग्राफ था, टेलीग्राफ की लाइनें थी और डाकघर था, रेल थी, उसके द्वारा क्या थी, एक तो सैनिकों की पहुँच सुनिश्चित कर दी उन्होंने दूसरी जगह। एक इनको खबरें मिल जाती थी, कहाँ विद्रोह तकड़ा चल रहा है, कहाँ विद्रोह कम चल रहा है, कहाँ सैनिक पहुँचाने हैं। और साथियों एक बात और थी कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ऐसी क्रांति हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि हम ऐसी रियासतें हड़प रहे हैं और इन पर राज कर रहे हैं। कल को एक आदमी भी पैदा हो गया और उसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि हम पूरे भारत को कब्जा रहे हैं ना, तो किसी ज़मीन को जब कब्जाते हैं, तो वहाँ के मूल निवासी तो विद्रोह करेंगे और अब तो सरेआम हो गया, इन लोगों को पता लग गया। पहले तो हम व्यापारियों के तौर पे आए थे, इन लोगों को लगा कि व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह कोने में कमरा बना के बैठेंगे और व्यापार करके चले जाएँगे। लेकिन अब तो सरेआम कर रहे हैं, तो इनको लग गया था। इसीलिए क्या हुआ था कि इन्होंने गोरखों की, सिख सैनिकों की भर्ती ज़्यादा शुरू कर दी थी, यूरोपीय अधिकारियों की भर्ती ज़्यादा शुरू करती थी और जो कलकत्ता की साइड के अंदर जो आर्मी के ऑफिस थे, उनको शिमला, लखनऊ इस साइड लाने लग गए थे। तोप और जो ये सामान था, उस साज़ो-सामान को भी इकट्ठा करने लगे थे। इनको पहले पता था, इसीलिए कैनिंग ने बोला भी था कि ये जो अब शांति चल रही है ना, ये शांति कुछ शांति नहीं है। अगर एक छोटी-सी भी चिंगारी पैदा होगी ना, तो ये चिंगारी एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लेगी, देख लेना आप थोड़ी देर के अंदर ही। तो ये इन लोगों को पहले से पता था और इसीलिए क्या था, ये जो रेल और टेलीग्राफ और डाकघर की जो व्यवस्था थी ना, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया कि अंग्रेज़ों को अपने संसाधनों को कैसे जुटाना है और कैसे इस विद्रोह को दबाना है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय पक्ष के पास क्या थे, अपने-अपने तरीके से लड़ रहे थे। कोई लखनऊ में लड़ रहा था, कोई कानपुर में लड़ रहा था, कोई दिल्ली में लड़ रहा था, कोई ग्वालियर में लड़ रहा था, कोई जगदीशपुर पटना में लड़ रहा था। सब अपने-अपने तरीके से लड़ रहे थे। एक एक यूनिफाइड, एक एकीकृत तरीके से वो नहीं लड़ रहे थे। एक साझा नेतृत्व नहीं था, तो अलग-अलग जगह लड़ने से वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। ठीक है? नेतृत्व का अभाव था, संसाधन सीमित थे, संगठन का भी अभाव था और जो पढ़े-लिखे लोग थे और व्यापारी लोग थे, उन लोगों ने भी क्या था, और जो नए विचारों को, अंग्रेज़ों के विचारों को पसंद करते थे, उन लोगों ने भी इस क्रांति का साथ नहीं दिया था। और वैसे भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग में तो वो पेंशन के लिए भाग रहे थे कि पेंशन दे दो, पेंशन दे दो। बाद में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, तो पता नहीं था कि क्या था। उम, जो सेना के लोग थे, वो चर्बी लगे कारतूसों का विद्रोह कर रहे थे। कोई इसलिए विद्रोह कर रहा था कि भाई साहब ये अंग्रेज़ लोगों ने हमारे धर्म के अंदर बहुत दखल दे दिया। तो कोई उद्देश्य था ना, वो स्पष्ट नहीं था और एक ऐसा नारा नहीं था और ऐसे कोई जन भावना नहीं थी
जिसके पीछे लोग जुड़ जाएँ। मतलब कोई भी क्रांति होती है ना, उसके पीछे एक ऐसा नारा होना चाहिए, जिस नारे के पीछे भावना जुड़ जाए और जनता को ये लगे कि यार हाँ, ये करना पड़ेगा। तो फिर जनता जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा उद्देश्य नहीं था। क्रांति भारत के एक सीमित क्षेत्रों तक सिमट के रह गई थी और दक्षिणी भारत में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था, ठीक है? हालाँकि दक्षिण भारत में भी एक क्षेत्र हुआ था, लेकिन देखो, मैं ये मानता हूँ कि 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। अब देखो, यूपी, बिहार का अगर आप क्षेत्र ले लो तो यूपी, बिहार, बंगाल का एक क्षेत्र ले लो तो यार ये क्षेत्र भी तो ना यूरोप के कई देशों के बराबर है ना। आप क्या क्यों उम्मीद कर रहे हो कि कोयम्बटूर में भी वो विद्रोह होगा जो उत्तर भारत में होगा? हर जगह की संस्कृति, परिस्थिति, उम, समय काल अलग-अलग होता है। तो ये थोड़ी होता है कि एक जैसा स्वरूप होगा। क्या भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या पूरे भारत में एक जैसा था क्या? कई जगह ऐसा हो सकता है तीव्रता ज़्यादा हो, कई जगह तीव्रता क्या हो, कम हो। तो 1800 जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक व्यापक विरोध प्रदर्शन माना जाता है। तो ये हम 1857 की क्रांति को हम ये क्यों कह देते हैं कि एक छोटी-सी जगह थी। उस समय तो लोगों के पास इतना माइंडसेट भी नहीं था। लोग इतने राजनीतिक रूप से जागरूक भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने क्रांति के अंदर बढ़-चढ़ कर भाग लिया था और इसीलिए इस क्रांति का दमन करने के लिए 1857 के बाद भी कुछ सालों तक जगह-जगह छिटपुट विरोध प्रदर्शन होते थे और सेना भेजी जाती थी और विरोध प्रदर्शन रोका जाता था। वहाँ भी जो लोग थे, उन लोगों को तो दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक जहाँ भी मिलते थे, फांसी लटका दिया जाता था। 100-100, 150 लोगों को फांसी लटका दिया जाता था। तो विरोध प्रदर्शन बहुत व्यापक था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, उद्देश्य नहीं था, संगठन नहीं था, नेतृत्व नहीं था, संसाधन नहीं थे। इस कारण वो अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाए थे। परिणाम ये क्या रहा कि वो ये था कि भारत के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी तो रानी आके बोली कि भाई साहब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी है, अब हम सीधा राज करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम अच्छा-अच्छा राज करेंगे। तो फिर भारत के लोगों को हाँ, अब कंपनी चली गई, कंपनी राज खत्म हो गया, अब सीधा रानी राज करेगी, अब सब सब सही-सही हो जाएगा। और क्या हुआ कि ये जो रियासतों को हड़पा था ना, इन रियासतों को थोड़ा राज़ी कर दिया कि नहीं-नहीं आप हमारे समकक्ष हो, आप जाओ रानी साहब से मिलो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया दारू पियो, आप जाओगे रानी साहब के साथ तोपों से सलामी दी जाएगी। तो रियासतों को थोड़ा-थोड़ा राज़ी कर दिया गया और उनको ये बोला गया कि भाई साहब बात ये है कि आप भी हमारे क्या हो, समकक्ष हो। तो जैसे घेरे की नीति चली थी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति चली थी, उनको त्याग दिया गया था। तो घेरे की नीति तो बहुत पहले चली थी, ठीक है? और फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 के बाद में चली थी, जब लॉर्ड हार्डिंग आता है उसके ओके, चलते हैं आगे। मुगल वंश का अंत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया, ये बता ही दिया गया और इलाहाबाद में महारानी का एक दरबार लगा, जिसमें बोला भारतीयों के साथ अब भेदभाव नहीं होगा, व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, पील कमीशन का गठन किया गया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पील कमीशन किससे संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पील कमीशन किससे संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पील कमीशन किससे संबंधित है? पील कमीशन किससे संबंधित है? सैन्य पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है? ये बुक मैंने आपको बता दी असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद सर सैयद अहमद खान ने। मैंने शायद इस बुक का नाम 12 बार ले लिया कम से कम। अगर ये क्वेश्चन आ गया और गलत हो गया तो डूब मरना। असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद, द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजमूदार। ये मजमूदार वही है जिन्होंने बोला था न तो ये प्रथम है, न ये राष्ट्रीय है, न ये स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और किन-किन लोगों ने बुक लिखी? ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सिपाही से सूबेदार तक सीताराम पांडे, सिपाही से सूबेदार तक सीताराम पांडे, सिपाही से सूबेदार तक सीताराम पांडे। माझा प्रवास लिखा हुआ है विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है 1857? सुरेंद्रनाथ सेन की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है 1857? सुरेंद्रनाथ सेन की। 1857 सुरेंद्रनाथ है। सुरेंद्रनाथ सेन कौन? वही जिन्होंने बोला था कि सबसे पहले क्रांति धार्मिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी और बाद में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गई थी। उन्होंने 1857 लिखी। आर.सी. मजूमदार जिन्होंने बोला न तो ये प्रथम है, न ये राष्ट्रीय है, न ये स्वतंत्रता संग्राम है, उन्होंने लिखी थी द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ओके। और सीताराम पांडे ने लिखी थी सिपाही से सूबेदार तक और विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी माझा प्रवास। कौन सी लिखी थी? माझा प्रवास।
और उसके बाद ये सिम्पोजिशन पूर्णचंद्र जोशी की है, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन की लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस खान मोहम्मद सादिक खान की लिखी हुई है, ठीक है? आप देख लेना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन सी बुक, अच्छा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी लिखी हुई है? वीडी सावरकर की लिखी हुई है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो साथियों बात ये है कि मैंने कहा 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एआर के आते हैं, तो वो मैंने स्टार्टिंग के चरण में बताया था। दूसरा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दमन किसने किया? मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में बता दिया। 1857 की क्रांति का स्वरूप किसने दिया? मैंने 12 या 13 लेखकों के नाम बता दिए। 1857 की क्रांति पे किताबें किसने लिखी थी? कुछ किताबें मैंने आपको बता दी है, कुछ आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगी, ठीक है? ओके, ओके, ओके। थोड़ा-सा वापस रिवीजन करवा देता हूँ, वो टेबल, क्योंकि वो टेबल पे क्या आता है? क्वेश्चन आता है। टेबल पे क्वेश्चन आता है। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर और भगत खान ने, निकोलसन और हडसन ने उस क्रांति का दमन किया था, ठीक है? कानपुर में नेतृत्व नाना साहब दोदुपत ने किया था, कैंपबेल ने क्रांति का दमन किया था। लखनऊ में बेगम हज़रत महल या महक परी ने क्रांति का नेतृत्व किया और यहाँ भी कैंपबेल ने क्या किया? दमन किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने क्रांति का नेतृत्व किया था, यहाँ भी कैंपबेल ने दमन किया था। सर यूरोज ने क्रांति का दमन झांसी में किया, क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया जिसका नाम महलप्री था। पटना जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है? और बरेली में खान मोहम्मद खान थे और बरेली में भी क्रांति का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। अब आ जाओ कि क्रांति का स्वरूप क्या-क्या रहा था? क्रांति का स्वरूप क्या-क्या रहा था? ये ये स्लाइड है, ठीक है? तो सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई टीआर होम्स ने बोला था। रीज ने ये बोला कि धर्मांध लोगों की ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था। पीई रॉबर्ट्स ने बोला था कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम ने बोला था, ठीक है? और उसके बाद में कि सैनिक विद्रोह है, ये बात किसने अंग्रेजों में बोली? लॉरेंस सीले और ट्रिविलियन ने बोली थी और भारतीय इतिहासकारों में दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने बोली थी, ठीक है? ओके, इतनी बातें हो गई यहाँ पे, चलते हैं आगे। अगली स्लाइड। सुरेंद्रनाथ सेन और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, सुरेंद्रनाथ सेन बोले कि पहले ये धर्म रक्षा में शुरू हुआ और बाद में ये किसमें तब्दील हो गया था? बाद में किसमें तब्दील हो गया? स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। और जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि पहले ये सामंतवादी और सैनिक विद्रोह था, बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया था? तब्दील हो गया। वीटी सावरकर ने बोला प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और आरसी मजमूदार ने बोला न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है? राष्ट्रीय विप्लव डॉक्टर ताराचंद ने बोला, मेडले ने बोला गोरे और कालों की क्या है? लड़ाई है, ठीक है? सैनिक विद्रोह ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़राइली और अशोक मेहता ने बताया था, ठीक है? ओके, तो समझे कैसे-कैसे क्वेश्चन आएँगे? क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दमन किसने किया? स्वरूप क्या था? और पुस्तकें कौन-सी? उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों ये 1857 की क्रांति है, ये आपकी यहाँ पे क्या होती है? खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है। तो हमने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लिया जिसमें से एक क्वेश्चन आता है और हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली जिसमें से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। अब साथियों हम पढ़ेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संगठन कौन से थे और उसके बाद में कांग्रेस का स्वरूप लगभग नरम दल और गरम दल, ये एक साथ हम एक बड़े मैराथन क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये मैराथन हो जाएगी आपकी और एक क्लास हम शायद तो छोटी-सी लेंगे, जैसे ये जो किसान विद्रोह और जो जनजातियों के विद्रोह थे, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आप बहुत तसल्ली से सुन रहे हो और अच्छा हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हो। आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आपकी नेशनल करंट अफ़ेयर की क्लास है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो हो सकता है आज आ जाए या हो सकता है कि कल उपलब्ध हो जाए। आपको राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर की, नेशनल करंट अफ़ेयर की 2 या 3 मैराथन क्लासेस मिलेगी। आपको कहीं से भी कुछ नहीं देखना पड़ेगा, अच्छी आपको स्लाइड मिलेगी, आप उनको पढ़ लेना और मैंने आपको कहा था, कोई एक करंट की बुक ले लेना और उस बुक को पढ़ लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये तो तय नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बहुतेरे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है? साथियों राम-राम, बाय, ओके।